हेलो एवरीवन, मैं गोरियान कोहला आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। प्यारे साथियों, भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर बात की जाए तो हमें संविधान को समझना बहुत आवश्यक है। हमें संविधान को समझना पड़ेगा। क्लियर? और संविधान क्या है, संविधान कैसे बनाया गया, क्या संविधान का मूल स्ट्रक्चर रहा है, ये सब बातें हम बेसिक क्लास में, पिछली क्लास में अपनी कवर कर चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। हेलो है, एक सेकेंड बस, थोड़ा सा। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, थम्स अप कीजिए। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं तो जल्दी से थम्स अप कीजिए। गुड इवनिंग खुशी पहल, नरेश, प्रिया सिंह राजपूत, सौरभ, एके, राहुल, निशु। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आप लोग सभी देख पा रहे हैं तो जल्दी से थम्स अप कीजिए। यस जानवी, आलोक कुमार, यस, ओके देन श्योर। चलिए बेटा, तो प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अब तक हम जो है संविधान की क्लास में, संविधान इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा, संविधान को देखा। हमने देखा कि संविधान का स्ट्रक्चर क्या है, संविधान में ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल थे और कितने आर्टिकल्स थे, ये सब बातें हमने देखी। और संविधान में बदलाव होने के बाद भाग 25 हो गए, 22 से 25 हो गए, 8 से अनुसूचियां 12 हो गई और आर्टिकल भी 395 से बढ़कर 450 प्लस हो गए। ये सब बातें हमने करी और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार प्यारे साथियों यानी कि फंडामेंटल राइट्स। और बहुत शानदार हमारी ये क्लास होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। और जो आपको डाउट है आज इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो सब हम क्लियर कर देंगे। पूरे क्लैरिफिकेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और रियली आप सच में इस क्लास को बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज आप अपने अधिकारों के बारे में वो सब बातें जानेंगे जो आपने पहले कभी शायद बुक में भी ना पढ़ी हो। तो प्यारे साथियों जुड़ जाइए, जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए, क्लास शुरू होने वाली है। चलिए, तो सौरभ कुमार का सवाल है कि सर पार्ट 2 क्यों नहीं? बेटा पार्ट 2 भी पढ़ेंगे, पार्ट 2 हमारा नागरिकता है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पार्ट 3 सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। पार्ट 2 भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज हम पार्ट 3 करेंगे जो कि सुपर इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, नोट्स आप बनाते रहिए। पार्ट 2 भी पढ़ाया जाएगा। आज पार्ट 3 के नोट्स आपको बनाने हैं, जिसमें होगा आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। चलिए भैया, तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों लोग हमें साथ में आराम से नोट्स बना पाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो मौलिक अधिकार, चलिए तो शुरू करते हैं। आप सभी लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ पा रहा हूं, सभी को बढ़िया से। साथ के साथ ही आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर भी करे जाएंगे। सर आप योर्स ऐप पे नहीं पढ़ाते हैं, वहां पर भी क्लास चलती है बेटा। धनंजय कुमार। चलिए, तो पार्ट 3, तो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो संविधान के किस भाग में हैं? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। संविधान का भाग 3 जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेके, प्यारे साथियों, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक, किस भाग में है? तो भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार। चलिए, तो सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत शानदार ये क्लास आपकी होने वाली है। चलिए, तो मौलिक अधिकार, चलिए भैया, अब यहां से
ध्यान से हमें सारी चीजें एक वन बाय वन करके बेटा चलेंगे, एक एक करके हमें सभी चीजों को कवर करना है। तो पार्ट 3, तो पार्ट 3 की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि पार्ट 3 में क्या है। तो पार्ट 3 में मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक हैं? तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हैं। अब एक चीज मेरे दिमाग में क्लिक करती है, मेरे दिमाग में स्ट्राइक करती है कि इन अधिकारों को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, मौलिक क्यों कहा जाता है? तो ये जो अधिकार हैं इन्हें मौलिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के चाहुमुखी विकास यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं। ये व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इनके बिना व्यक्ति डिप्राइव्ड है, वो इनके बिना उसका किसी भी प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसी वजह से इनको फंडामेंटल कहा जाता है। तो ध्यान से आपको ये बात सुननी है कि इन अधिकारों को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यक्ति के ऑल राउंड यानी कि आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक सभी विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक डाउट क्लियर होगा कि सर शारीरिक विकास के लिए अधिकार क्यों आवश्यक माने जाएंगे? शारीरिक विकास तो खाने पीने से होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप फैमिली में 2 बच्चों को देखना, एक बच्चे के पास पूरी लिबर्टी है, वो कहीं भी जा सकता है, अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य कर सकता है, और वहीं दूसरा बच्चा उसे कमरे में पैक कर दिया गया, कमरे में उसे बंद कर दिया गया कि भले भैया तुझे खाना तो मिलेगा लेकिन तेरे पास कोई अधिकार नहीं है, तुझे बाहर की हवा पानी कुछ तेरे पास अधिकार नहीं है। तो आप बताइए किसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा? खाना दोनों को बराबर मिला, लेकिन एक को साथ में मिली स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, एक को बंद कमरे में पैक कर दिया गया, उसे बाहर निकलने का तक की स्वतंत्रता नहीं है। तो डेवलपमेंट जो होगा वो उसका ज्यादा होगा जो बाहर निकलता है, बाहर जाता है, जिसके पास स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता से प्रत्येक व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। तो इसी कारण इन अधिकारों को मौलिक अधिकार, क्योंकि ये बहुत आवश्यक हैं, ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं, इसलिए इनको फंडामेंटल कहा जाता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आता है कि मौलिक अधिकार की प्रेरणा का इंस्पिरेशन, मौलिक अधिकार की इंस्पिरेशन की प्रेरणा हमने किस देश से ली है? तो हमने यूएसए के संविधान से ली है। अब आपको यहां एक चीज बड़े ध्यान से समझनी होगी। विपिन भारती टेक्नोलॉजी, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत एंजॉय करेंगे आज की हम क्लास में, और बहुत बारीक से बारीक चीजों तक हम पहुंच के आज मौलिक अधिकार को खत्म करेंगे। चलिए तो मौलिक अधिकार ध्यान से जुड़ जाइए। तो पहली बात, भाग 3। तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? सर भाग 3 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? सर 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। इन अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यक्ति के ऑल राउंड, सभी लोग नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ आपको लिखते जाना है, क्योंकि ये व्यक्ति के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक विकास हो, सभी के लिए ये आवश्यक माने जाते हैं। और ये अधिकार व्यक्ति के जन्म से ही उसको मिल जाते हैं, व्यक्ति को जन्म से ही ये अधिकार मिल जाते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान, यानी कि इनको लेने का इंस्पिरेशन, इनको रखने का इंस्पिरेशन हमें कहां से मिला? तो फंडामेंटल राइट्स रखने का इंस्पिरेशन हमें यूएसए से मिला है। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों? बिल ऑफ राइट्स। चलिए इन कॉमन इनको वहां पर बेसिक राइट्स भी कह देते हैं। तो बेसिक राइट्स या बिल ऑफ राइट्स के नाम से यूएसए में इनको जाना जाता है। अब एक चीज यहां जो डाउट क्लियर होता है स्टूडेंट्स को, हम कहते हैं कि मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं, तो यूएसए से नहीं लिए, हमने मौलिक अधिकार तो खुद ही बनाए हैं, परंतु यूएसए के संविधान से इंस्पायर होकर हमने मौलिक अधिकार बनाए हैं। और हमारे देश में मौलिक अधिकारों को इतने विस्तृत रूप से इनका विवरण किया गया है, इतना विस्तृत इनका विवरण देखने को मिलता है कि विश्व में कोई संविधान, विश्व के किसी संविधान में इतना विस्तृत वर्णन मौलिक अधिकारों का नहीं मिलता है जितना भारत में मिलता है। प्यारे साथियों, जितना भारत में मिलता है, तो विस्तृत विवरण। तो ध्यान से देखना,
तो हमने मौलिक अधिकार रखने का इंस्पिरेशन कहां से लिया? यूएसए के संविधान से लिया। यूएसए में इनको क्या कहा जाता है सर? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। बिल्कुल। इन कॉमन क्या कहते हैं? बेसिक राइट्स कहा जाता है। और हमने वहां से इंस्पिरेशन लिया और हमने अपने मौलिक अधिकारों को इतना विस्तृत इतना थोरोली डिस्क्राइब किया है कि विश्व का कोई संविधान इतना अधिक विस्तृत चर्चा नहीं करता मौलिक अधिकार। इवन यूएसए में भी इतनी अधिक विवरण मौलिक अधिकारों का नहीं है जितना भारत के संविधान में है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। आपने इतना नोट कर लिया होगा तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनकी तुलना हम मैग्ना कार्टा से भी करते हैं। तो मैग्ना कार्टा क्या है और उससे हम तुलना क्यों करते हैं जानते हैं इस। चलिए तो प्रिया सिंह नोट्स बनाते हैं सर। ओके बेटा। बुलंदशहर के से भी हैं संतोष पाल सर। आई एम ए न्यू स्टूडेंट। संतोष पाल जी आप ध्यान से नोट्स बनाते चलिए। आज का टॉपिक बहुत शानदार है, भाग 3 मौलिक अधिकार, और आप सच में इस चीज को बहुत एंजॉय करेंगे। चलिए चलिए तो सौरभ वर्मा सर के लिए एक लाइक तो बनता है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलिए ईस्ट और वेस्ट गोरियांग सर इज बेस्ट। दानिश सैफी, अंशुल पाल सर पार्ट 2 नहीं पढ़ा है बेटा, बताया पार्ट 2 भी पढ़ाएंगे, अभी पार्ट 3 को एंजॉय कीजिए। चलिए तो जो पढ़ा रहे हैं उसका आनंद लो भैया, पार्ट 2 भी पढ़ाया जाएगा, 25 के 25 पार्ट आपको दिखाए जाएंगे, चिंता मत करो, अच्छे से समझाए जाएंगे। तो भाग 3 मौलिक अधिकार, जल्दी से रैपिड फायर मारते हैं, जल्दी से आते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। पार्ट 3 में कौन से अधिकार है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों को मौलिक ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यक्ति के शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से शुरू होते हैं और कहां तक खत्म होते हैं? तो 12 से 35 तक हैं। मौलिक अधिकार रखने का मोटिव उद्देश्य हमने कहां से लिया है? तो यूएसए से लिया है। और यूएसए के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि हम अपने संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो प्यारे साथियों संविधान के भाग 3 को, इसी भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है आइए देखते हैं। आपने अगर पिछली क्लास देखी हो तो हमने पिछली क्लास में मैग्ना कार्टा क्या था और कैसे बनकर आया था, यह हमने पिछली क्लास में करा था। आइए देखते हैं किन किन को यह याद है और किन को नहीं है। चलिए तो अविनाश साहू सरम नोट्स बना रहे हैं। बिल्कुल। निशा राजपूत 12 से 35। चलिए भैया तो मैग्ना कार्टा, तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रहो कि सन 1215 में 15 जून की बात है, 15 जून 1215 में इंग्लैंड के राजा थे, ब्रिटेन के राजा थे, नाम था किंग जॉन। तो किंग जॉन ने अपनी प्रजा के लिए कुछ अधिकार बनाए थे, कुछ अधिकार राइट्स बनाए थे। उन राइट्स को उन्होंने नाम दिया था मैग्ना कार्टा। तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने, इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने अपनी प्रजा के लिए जो अधिकार बनाए थे उन अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो हमने जो अपनी प्रजा के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपने व्यक्तियों के लिए जो अधिकार बनाए हैं उनकी तुलना हमने किससे करी? मैग्ना कार्टा से। तो हमारे संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन जो यहां से हो सकते हैं। चलिए तो ब्रिटेन ने मैग्ना कार्टा फर्स्ट यूज किया था। बिल्कुल यूज किया था बेटा, भागवत पवार। और यही मैग्ना कार्टा बाद में जाके ब्रिटेन का संविधान बना था। और आपको ज्ञात होगा कि ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे पहला, सबसे पुराना संविधान है। तो विश्व में सबसे पुराना संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। चलिए भाई तो इतना हमने पढ़ा, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सभी लोग जुड़ जाइए। किंग जॉन, धर्मेंद्र राजपूत, बिल्कुल किंग जॉन, हर्ष रोजवाल, बहोरी लाल, सभी लोग आ चुके हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं बढ़िया से। तो अभी जितना हमने पढ़ा वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। बताइए संविधान के भाग 3 को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से इसका कंपेयर किया जाता है? तो मैग्ना कार्टा। संविधान का भाग 3 किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक होगा? तो सर 12 से 35 तक होगा। तो ये जो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, यह इनका
इंस्पिरेशन हमें कहां से मिला? सर इनका इंस्पिरेशन हमें जो है यूएसए के संविधान से मिला। चलिए, इनको फंडामेंटल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यक्ति के शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इनको फंडामेंटल कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्यारे साथियों, भाग 3 में ओरिजिनली 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। बहुत आराम से 7 के 7 आपको याद करना है, बिल्कुल ध्यान से जुड़ जाइए इधर। तो ओरिजिनली 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। जल्दी देखते हैं, तो भाग 3 में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? ओरिजिनली 7 प्रकार के। क्लियर? कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। और प्यारे साथियों, उन 7 में से एक मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो जब एक हटा दिया गया, तो 7 में से एक जब हटा दिया गया, तो कितने अधिकार बचेंगे? कितने अधिकार बचेंगे? 6। तो बचेंगे 6। चलिए, तो सभी लोग जुड़ जाइए, बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। तो 7 प्रकार के, जो ओरिजिनली 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जल्दी से उन पर आते हैं और फिर जो हटा है उसको देखेंगे, और हटने के बाद क्या हुआ, कहां पहुंचा, ये सब बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो देखते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। तो भैया हिंदी इंग्लिश दोनों वाले जुड़े रहें, इंग्लिश में भी बताया जाएगा। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक होता है। देखिए, अगर आप देखें भाग 3 में 12 से 35 तक है आर्टिकल, ठीक। लेकिन समानता का अधिकार शुरू कहां से हो रहा है? 14 से। यानी कि आर्टिकल 12 और 13 कहीं ना कहीं हमने मिस कर दिया। ये मिस नहीं किया है, 12 और 13 में कुछ अलग चीजें हैं, वो हम आपको जब एक एक आर्टिकल पढ़ाएंगे तब देखेंगे। तो अभी जल्दी से आपको बस ये याद करना है कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वालिटी, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। जल्दी से बढ़िया से साथ साथ याद करते चलेंगे, राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है? सर 14 से 18। चलिए भैया, तो समानता का अधिकार। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले बात होगी समानता की, इक्वालिटी की। तो समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18। चलिए, समानता के बाद, जब समानता की बात हो जाए, तो समानता के बाद जो दूसरा अधिकार होगा वो होगा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार होगा प्यारे साथियों? स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए भैया, स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार ये 14 से 18 है, तो स्वतंत्रता होगा 19 से शुरू और 19 से 22 तक। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इंग्लिश वाले लिख लें राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। चलिए, तो समानता का अधिकार 14 से 18, समानता के बाद बात आएगी स्वतंत्रता की, और स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। कहां तक? 19 से 22 तक। चलिए भैया, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके? यानी कि इतनी भी स्वतंत्रता ना हो जाए, इतनी भी फ्रीडम ना हो जाए कि आप किसी दूसरे का शोषण करें। तो अगला अधिकार जो होगा वो शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा आपका 23 और 24 में। शोषण के विरुद्ध यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट, शोषण के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो देखिए 3 प्रकार के अधिकार हमने देखे। ओरिजिनली आपको बताना है कि ओरिजिनली हमारे संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे। तो ओरिजिनली हमारे संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। एक एक मौलिक अधिकार पर हम आएंगे, जल्दी से जुड़े रहिए। चलिए, तो सबसे पहले समानता, समानता के बाद आती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ये आपको जरूर याद करना है कि कहां से कहां तक है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 है, और स्वतंत्रता का अधिकार प्यारे साथियों 19 से 22 तक है। चलिए, सभी के कमेंट्स में पढ़ पा रहा हूं। गुड इवनिंग सर, साक्षी भदौरिया, शिवानी पाल, संजू शर्मा, प्रिया सिंह राजपूत, सभी लोग जुड़ गए हैं, सही से आंसर भी दे रहे हैं। दीपक द्विवेदी, नवनीत पटेल, प्रिया सिंह राजपूत, अंकित कुमार। चलिए,
तो समानता का अधिकार, समानता के बाद आती है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता के बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए, तो स्वतंत्रता इतनी भी ना हो कि आप शोषण करें, शोषण का अधिकार 23-24। तो जैसे ही पूछा जाए शोषण का अधिकार तो आप क्या कहेंगे, 23-24। शोषण के विरुद्ध 23-24। समानता, समानता 14 से 18 है, और उसके बाद आती है स्वतंत्रता 19 से 22। चलिए, तो इसके बाद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार प्यारे साथियों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक होगा। यानी के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आइए, तो याद करने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए समानता कहां है, तो 14 से 18 आप कहेंगे, समानता 14 से 18 है। स्वतंत्रता की बात हो तो 19 से 22, स्वतंत्रता की बात होगी तो 19 से 22। और स्वतंत्रता इतनी नहीं हो कि शोषण करें, तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद क्या आएगा, शोषण। शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। तो ये बहुत जल्दी आपको अपने दिमाग में सेट करना है, जब भी शोषण के विरुद्ध बात हो तो 23-24, शोषण के विरुद्ध 23-24। और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता कहां होगी, 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद आती है, धार्मिक स्वतंत्रता के बाद बात आती है शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि 29 और 30 में होगा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे संस्कृति मतलब कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। तो जल्दी से आपको, हमने देखिए 5 प्रकार के मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं, और ओरिजिनली कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे प्यारे साथियों, ओरिजिनली 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। तो 2 प्रकार के मौलिक अधिकार अभी और रह गए हैं, जिन पर हम अभी आते हैं। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ गए हैं। शिक्षा है संस्कृति का अधिकार 29-30। चलिए, संतोष पाल 29 से 30, सभी लोग बिल्कुल सही से आंसर कर रहे हैं। शिक्षा एवं संस्कृति के बाद हम आएंगे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का कौन सा अधिकार प्यारे साथियों, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था। इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार के बाद जो अगला अधिकार आएगा वो आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32, अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जिसके अंतर्गत 5 रिट आती हैं, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्यू वारंटो। ये सभी 5 रिट्स हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। आप कोई भी एग्जाम दें, इन अगर 5 रिट से क्वेश्चन आएगा तो आपका वो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, इतनी डिटेल से हम ये पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप ये सभी 7 प्रकार के मौलिक अधिकार जो ओरिजिनली हमारे संविधान में थे, इनको नोट कर लीजिए या इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो बिल्कुल इनिशियल से, शुरुआत से हम शुरू करेंगे। जल्दी से इनको नोट करिए या इनका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए प्यारे साथियों, तो जल्दी से आप लोगों ने ये सभी उतार लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिए सर, बिल्कुल। चलिए, तो प्यारे साथियों आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में हल्की बनाए हुए हूं। अभी वो जैसे रिजोल्व हो जाएगा तो बढ़िया से स्पीड भी बनाएंगे। तो अभी बहुत आराम आराम से आपको मैंने डिस्क्राइब किया। चलिए, तो आप ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो संपत्ति का अधिकार। प्यारे साथियों, ये 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हमने देखे। इन 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार जो है, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, और इसे हटाने के लिए संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया। तो 1978 में कौन सा संशोधन किया? 44वां संविधान संशोधन, जिसमें संपत्ति का अधिकार हमने मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया और इसको हमने पहुंचा दिया भाग 12 के, किस पार्ट में? भाग 12 के आर्टिकल 300A में पहुंचा दिया। और अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में नहीं आता है। क्लियर है? तो सभी लोग ध्यान से समझिए एक एक चीज को। तो ओरिजिनली हमारे संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 7 प्रकार में से संपत्ति का अधिकार कब हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। ये कहां पहुंचा दिया है? तो ये भाग 12 के आर्टिकल 300A में पहुंचा दिया गया है। और अब ये मौलिक अधिकार नहीं बचा है। क्लियर है? चलिए, तो अब वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हमारे पास हैं वो मात्र 6 बचे। तो ध्यान से सुनना। समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, समानता के बाद स्वतंत्रता 19 से 22, स्वतंत्रता के बाद शोषण के विरुद्ध, यानी कि आपको स्वतंत्रता के तुरंत बाद शोषण पे आना है, शोषण के विरुद्ध। तो शोषण के विरुद्ध 23-24, तो याद कर लीजिए शोषण के विरुद्ध 23-24 है। समानता 14 से 18 होगी, तो समानता का जब भी जिक्र हो तो 14 से 18 कहेंगे, स्वतंत्रता की बात आए तो 19 से 22 कहेंगे, शोषण 23-24। तो जब भी मैं कहूं कि भाई शोषण की बात आ रही है तो आपको बड़ी स्पीड से 23-24 बोलना है। सर मुझे बिहार एसआई क्लियर करना है, बिल्कुल 100% क्लियर होगा। बस ध्यान से रेगुलर क्लास करना, और जो पढ़ाया जाए उसको देखिए। क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो रेगुलर पढ़िए, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल इतना आसान करके आपके डाइजेस्टेड फॉर्म देके, भोजन जैसे भोजन होता है ना, बिल्कुल डाइजेस्ट पचा हुआ, उस फॉर्म में दिया जाएगा आपको। चलिए, तो जब भी बात आए, देखो थोड़ा स्पीड यहां पर बनाते हैं, इनको स्पीड से याद करते हैं। अगर आपको याद भी हो गया हो तो आप क्लिक करते ही एकदम आंसर सही आना चाहिए। तो जब भी शोषण की बात हो तो आप 23-24 कहेंगे, शोषण की बात हो 23-24। और भैया शोषण के बाद आएगा धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि भगवान धार्मिक स्वतंत्रता, तो धार्मिक के लिए आप कहेंगे 25 से 28। तो जब भी धर्म की बात हो तो आप 25 से 28 कहेंगे, शोषण की बात हो तो क्या कहेंगे? 23-24। चलिए, तो निशा राजपूत जी सर रेगुलर रहेंगे। चलिए, तो शोषण के विरुद्ध 23-24 कहना है, धार्मिक स्वतंत्रता पे क्या कहना है? 25 से 28। और शिक्षा संस्कृति, अभी हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा पढ़ रहे हैं। और संस्कृति की बात आए तो शिक्षा संस्कृति 29-30, शिक्षा संस्कृति 29-30। जल्दी बताइए, शोषण के विरुद्ध, शोषण 23-24 है, शिक्षा 29-30 है, शोषण 23-24 है। आपको मेरे साथ ये दोहराना होगा, और अगर आप इस तरीके से दोहराएंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। क्वेश्चन शुरू में बेसिक क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में किन अनुच्छेद में है? तो 23-24। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिक्षा संस्कृति कहां है? 29-30। अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो तो 25 से 28। चलिए, तो इसको आर्टिकल देखिए 14 से 18। आपको पता है समानता का अधिकार मैंने यहां पे गायब कर दिया है, समानता का अधिकार। स्वतंत्रता की बात हो तो 19 से 22, स्वतंत्रता की बात हो तो 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 23-24, शोषण के विरुद्ध कहां है? 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। चलिए, तो यहां पर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से बताना है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता 19 से 22, समानता 14 से 18। जब भी बात हो समानता की, तो आप क्या कहेंगे? 14 से 18। स्वतंत्रता सर 19 से 22, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। शोषण
23-24, शोषण 23-24, धार्मिक तो धर्म की बात हो तो 25 से 28 कूद जाना, 25 से 28। चलिए, तो अगर प्यारे साथियों शिक्षा की बात हो तो 29-30, 31 संपत्ति का अधिकार था, डिलीट हो चुका है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो मैं इन सभी 6 मौलिक अधिकार जो बचे हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो इन 6 मौलिक अधिकारों को जल्दी से हटा देते हैं और आपसे फिर रैपिड फायर करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस संपत्ति का देखिए हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन में हटाया गया सर? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ। और ये कहां पर पहुंचा दिया? भाग 12 के आर्टिकल 300 कै, तो 300 कै जोड़ा गया ये। चलिए, तो स्वतंत्रता की बात आए तो 19 से 22 आप कहेंगे, स्वतंत्रता की बात आएगी तो 19 से 22 आप कहेंगे। क्लियर? धार्मिक की बात आएगी तो 25 से 28 आप कहेंगे, शिक्षा संस्कृति 29 से 30 आप कहेंगे। तो जल्दी से इसको मिटा देते हैं और दोबारा से बिल्कुल शुरुआत से एक बार फिर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से रिवीजन लेकर चलेंगे, सारे क्वेश्चन आपसे पूछते चलेंगे। चलिए, तो पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन कहां से मिला? यूएसए से मिला। फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से कहां तक है सर? 12 से 35 तक है। चलिए, 12 से 35। इन्हें फंडामेंटल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यक्ति के शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए इनको फंडामेंटल कहा जाता है। तो सवाल है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। चलिए, इसके बाद फंडामेंटल राइट्स आपने देखा कि ओरिजिनली कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे? 7, एक माइनस हो गया, एक कम हो गया, तो अब कितने बचे? 6। तो वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। उनमें सबसे पहला समानता का अधिकार है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए, समानता और स्वतंत्रता देखिए, एक एक करके ही चीजें कवर होती हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलकर ही चीजें याद होती हैं। अगर मैं आज इस गति से बोल पा रहा हूं तो मैंने भी पहले समानता ही याद किया होगा और उसके बाद स्वतंत्रता ही याद किया होगा। तो समानता के अधिकार के बाद कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता। समानता के बाद क्या है? स्वतंत्रता। और इतनी भी स्वतंत्रता ना हो साथियों, इतनी भी स्वतंत्रता ना हो कि शोषण करें, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए, अब प्यारे साथियों यहां पर हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं, तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं, ये चेक करते हैं अनलिमिटेड पावर ऑफ स्टेट। तो राज्य की सरकार की जो अनलिमिटेड पावर होती है उसको चेक करते हैं कि सरकार की जो अनलिमिटेड पावर है वो उन पावर पर रोक लगाते हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार कुछ भी ना करे, हर कुछ सरकार ना करे। सरकार व्यक्ति को लेकर या कोई उनका अधिकार से उन्हें वंचित कर दे या उनकी स्वतंत्रता को कहीं छीन ले, तो वो जो सरकार की पावर है उसको कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है, ये चेक करते हैं अनलिमिटेड पावर ऑफ स्टेट। तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो स्टेट की अनलिमिटेड पावर को क्या करते हैं? चेक करते हैं। दूसरा बिंदु है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट का मतलब है कि भाई हटाई नहीं जा सकते। एब्सोल्यूट का मतलब है कि भैया परमानेंट है। तो दे आर नॉट परमानेंट। इनको इमरजेंसी के दौरान इनको क्या किया जा सकता है? कम भी किया जा सकता है। या सरकार संविधान में संशोधन करके कुछ मौलिक अधिकारों को, हमें ध्यान से सुनना है, सरकार जो है संविधान में बदलाव कर अमेंड कर इनको चेंज भी कर सकती है। तो अब तक बच्चे सोचते रहते हैं कि सरकार जो है मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती। प्यारे साथियों, सरकार मौलिक अधिकार, सरकार से मेरा मतलब है संसद। तो मौलिक अधिकारों में अगर कोई बदलाव करना है तो वो संसद करेगी। संसद को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। चलिए, तो जो संसद है, संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। संविधान के
क्या मौलिक अधिकार में बदलाव कर सकती है? तो मौलिक अधिकार में भी बदलाव कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इस बात को हम बाद में देखेंगे। क्लियर? तो बेसिक स्ट्रक्चर है आधारभूत संरचना। तो आधारभूत संरचना में तो बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन मौलिक अधिकारों में बदलाव हो सकता है। आपने देखा ना कि 44वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 31 यानी कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो हटा दिया गया, इट मींस दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये हटाए भी जा सकते हैं। तो इनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन। बिना संशोधन करे अगर ये मौलिक अधिकार है और ये संशोधन नहीं हुआ है, ये यहां पर मेंशन है, तब इनके खिलाफ कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर इनको हटा दिया गया है, संशोधन करके हटा दिया गया है, तो फिर तो लॉ बन सकता है। तो चलिए ध्यान से आपको देखना है। तो ये चेक करते हैं, मौलिक अधिकार क्या करते हैं, स्टेट की अनलिमिटेड पावर को चेक करते हैं। और ये मौलिक अधिकार क्या है सर, ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि संसद इनमें संशोधन भी कर सकती है, इनको बदल भी सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। तीसरा है कि इमरजेंसी के दौरान ये सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, और इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। और राष्ट्रपति अन्य किसी भी मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सकता है एक्सेप्ट 20 और 21। यह क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे कौन से दो मौलिक अधिकार हैं जो इमरजेंसी के दौरान भी, ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते? तो प्यारे साथियों वो हैं 20 और 21। इमरजेंसी लगते ही कौन सा आर्टिकल ऑटोमेटिकली, कौन सा अधिकार, संविधान मौलिक अधिकार ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है? तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। बाकी सभी आर्टिकल्स को, बाकी सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट 20 और 21। तो हमने कुछ फीचर्स देखे फंडामेंटल राइट्स के, एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो है सरकार की अनलिमिटेड पावर को क्या करते हैं, चेक करते हैं, यानी कि कुछ पावर नागरिकों को, व्यक्ति को भी दे देते हैं। और ये मौलिक अधिकार क्या एब्सोल्यूट हैं? यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है प्यारे साथियों, क्या मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट हैं? तो नहीं, मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। तीसरा बिंदु, क्या ये इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किए जा सकते हैं? बिल्कुल सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो इतना सारा रिवीजन हमने किया, यहां से 10-20 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो हमने आपको अभी रिवीजन भी कराया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, चलिए। तो बड़ी जल्दी समानता का अधिकार देखते हैं। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। अगर आपसे आए कि शोषण के विरुद्ध, तो आप क्या कहेंगे? 23-24। शोषण के विरुद्ध 23-24 है। स्वतंत्रता का अधिकार अगर वो पूछे तो 19 से 22 कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे साथियों? 19 से 22 कहेंगे। चलिए, एमके टेक्नोलॉजी, सर मैं भोपाल से हूं, क्या आप भोपाल में ऑनलाइन पढ़ाते हैं? नहीं बेटा, भोपाल में अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं। चलिए, तो राहुल लोधी बुलंदशहर, शिवानी पाल, सर आप पूरी पॉलिटी कराओगे क्या? बिल्कुल पूरी पॉलिटी कराएंगे बेटा। अफरोज आलम, राहुल लोधे बुलंदशहर, प्रिया रॉय, राहुल लोधी। चलिए, तो प्यारे साथियों दिमाग पूरा का पूरा आपका क्लास में होना चाहिए, पूरा ध्यान क्लास में लगा दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें समानता का अधिकार पढ़ना है। कौन सा अधिकार पढ़ना है? समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। ठीक, अब आर्टिकल 14 हम पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि भाग 3 जो है, पार्ट 3 जो है आर्टिकल 12 से शुरू होता है और 35 तक पहुंचता है। 12 से 35, तो यानी कि 12 और 13 भी आर्टिकल है, उनको भी पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद समानता का अधिकार 14 से 18 हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है, इस पर आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आर्टिकल 12 आप लिख लीजिए। आर्टिकल 12 के बारे में, कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 प्यारे सब साथियों राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो राज्य शब्द को
परिभाषित करता है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट। चलिए, तो क्या है राज्य शब्द को परिभाषा करना और क्या है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इस आर्टिकल पर आते हैं। तो बड़े ध्यान से आर्टिकल 12 हमें देखना है। चलिए, तो प्यारे साथियों, आर्टिकल 12 जो भाग 3 का आर्टिकल 12 है, वो राज्य शब्द की परिभाषा देता है। यानी कि अगर आप मौलिक अधिकारों में देखेंगे तो समय समय पर आपको अब मिलेगा कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है, राज्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि राज्य शब्द का आप बार बार जिक्र देखेंगे तो आर्टिकल 12 में सबसे पहले इसी राज्य शब्द की डेफिनेशन दी है, इसी राज्य शब्द को परिभाषित किया है। इसमें कहा गया है, 3 बातें इसमें होंगी। चलिए, तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन यानी कि संघ, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक, तो यूनियन गवर्नमेंट के आपका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर, और इससे अलग संसद, ये सभी राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य शब्द कितना वास्ट है और राज्य शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है, यह आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 12 में कहा गया है कि राज्य शब्द के अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के कार्यपालिका और विधायिका, साथ है ना, कार्यपालिका और विधायिका, ये आपका आएगी। इतना ही नहीं, राज्य सरकार, सभी राज्यों की जो सरकार है, जैसे यूपी, एमपी, तो स्टेट गवर्नमेंट के कार्यपालिका और स्टेट गवर्नमेंट की विधायिका, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगी। इतना ही नहीं, जो लोकल सरकार है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, ये सब इतनी, और जो अदर एजेंसीज हैं, अदर एजेंसीज जैसे LIC, ठीक, अदर बैंक अथॉरिटीज, ये सभी राज्य शब्द के अधीन आती हैं। तो राज्य शब्द कितना वास्ट है, ये सारी बात आर्टिकल 12 में बताई गई है। और ये आर्टिकल 12 जो राज्य शब्द को परिभाषित करता है, ये केवल भाग 3 के लिए है, ठीक है। अगला जो भाग 4 होगा, उसमें राज्य शब्द की परिभाषा अलग दी गई है, वो आर्टिकल 36 में दी गई है। क्लियर? तो भाग 3 के लिए राज्य शब्द की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। चलिए, तो भाग 12 हम पढ़ रहे हैं, भाग 3 का आर्टिकल 12 हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से। सूरज कुमार पाठक, राहुल लोधी, प्रिया रॉय, ये प्रिया रॉय बेटा, आप जो है सभी स्टूडेंट्स के भैया यहां इंट्रोडक्शन ही लेंगे क्या? और भैया बाकी लोग भी अपना इंट्रोडक्शन देने लगे हैं, यहां क्लास में ध्यान दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन बाद में दे देना। वो प्रिया पूछ रही है कहां से हैं, तो एक लड़का बता रहा है, पता नहीं कौन लड़का, राहुल लोधी, कि भैया बुलंदशहर से हूं। यानी कि यहीं पे सारे के सारे आप संबंध, भाई बहन जो भी संबंध बना रहे हैं सारे यहीं बना लो, क्लास पे ध्यान मत दे देना, बस फिर कहोगे कि क्लास समझ नहीं आई। तो ध्यान बेटा यहां पर होना चाहिए, बहुत गहराई से आपको पढ़ाया जा रहा है। एक होता है सीधा आर्टिकल बताना और उसके बता देना कि ये एक बेसिक चीज उसके बारे में बता देना, एक यहां आपको पूरी फुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो डिटेल में तभी समझ आएगा जब ध्यान यहां होगा, अदरवाइज ऊपर से उड़ने के चांसेस हैं। और मेरी क्लास करने के बाद अगर आपके ऊपर से उड़ जाए तो फिर वो मेरे लिए, मुझे बड़ा आश्चर्य की बात है। चलिए, एक आज तो हमारा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ना समझ नहीं आ रहा, लैपटॉप ही नहीं चल पा रहा, तो आप लोगों के कमेंट भी मैं अच्छे से नहीं देख पा रहा हूं, मोबाइल की वजह से देखने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस इस वजह से भी हो रहा है। और ऊपर से आप लोगों के कमेंट अगर मैं देखूं कि भाई आपका कोई डाउट तो नहीं है, डाउट की जगह आप यहां इंट्रोडक्शन क्लास चला रहे हैं कि मैं यहां से हूं और मैं यहां से हूं। मतलब मुझे कमेंट आपके देखने इसलिए भी जरूरी है कि आपको कोई डाउट ना हो, डाउट हो तो उसे यहीं पर रिजोल्व किया जाए। कमेंट देखने के लिए लैपटॉप नहीं है, वो खराब हो गया क्लास चलते ही, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
और जब आपके कमेंट देख रहा हूं तो फालतू कमेंट दिख रहे हैं। तो भाई काम की स्टडी से रिलेटेड बात करो यार। एक क्वालिटी खराब होती है क्लास की। मतलब मुझे पढ़ाते हुए ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ मैं वाकई चैंपियंस को पढ़ा रहा हूं। ऐसी फील ना आए कि घिसे पीटे पता नहीं कौन ये जमूरे हैं इनको मैं पढ़ा रहा हूं। तो जमूरों को पढ़ाने के लिए थोड़ी ना यार टाइम खराब कर रहा हूं मैं यहां। चलिए, और ये प्रिया रॉय, बिना फिजूल के आप बातें भैया मत करो इधर उधर। चलिए, तो जब अब आ गए हैं तो बढ़िया से क्लास लेंगे। और आप भी अगर देख रहे हैं, देखिए अगर 1 घंटा मेरे साथ हैं तो बहुत सारी चीजों को सीख कर जाइए, टाइम खराब करके मत जाइए। चलो भाई, मतलब मैं पूरे मन से आपको पढ़ाता हूं, उसका फायदा आपको उठाना है। ये नहीं कि इधर उधर लग के भाई। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी अधूरे मन से काम करेगा ना, अधूरे मन से किए गए प्रयास हमेशा असफल होते हैं। ना तो आप यहां पूरे मन से लग पा रहे हैं और ना आप कमेंट ही पूरे मन से कर पा रहे हैं। तो या तो जो काम आपको करना है वही काम अलग जाके कर लो भाई, कम से कम उसमें सफल हो जाओ। और अगर वो नहीं करना तो इसमें तो सफल हो जाओ। चलिए, तो हमने सबसे पहले पढ़ा आर्टिकल 12, भाग 3 का आर्टिकल 12 हमने पढ़ा। इसमें हमने कहा डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया स्टेट शब्द को। और स्टेट खाली एक स्टेट शब्द नहीं है, इस स्टेट शब्द के अंदर क्या क्या आ जाता है? संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और अदर बॉडीज। तो ये सब चीजें स्टेट शब्द के अंतर्गत आ जाती हैं। दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि राज्य शब्द के अंतर्गत संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और अदर बॉडीज, ये सब आपका राज्य शब्द के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद प्यारे साथियों आर्टिकल 13 पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 में आपको बताऊं, आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ अगर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, फंडामेंटल राइट्स के सामने आता है, फंडामेंटल राइट्स को संगत करता है, तो उस लॉ को शून्य माना जाएगा। ध्यान से सुनना, फिर इस बात को मैं दोबारा बताऊंगा। यह कहता है कि राज्य द्वारा, अब राज्य शब्द मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूं। राज्य शब्द में केंद्र सरकार भी आएगी, राज्य सरकार भी आएगी, या स्थानीय निकाय भी आएंगे, अदर एजेंसी भी आएगी। तो इन सब के द्वारा अगर ये सब भी कोई लॉ बनाते हैं और वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के असंगत है, मौलिक अधिकार के सामने आता है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उस लॉ को शून्य माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि ये सभी निकाय, ये सभी एजेंसीज, ये यानी कि राज्य, कुल मिला के बनता है राज्य कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करे। क्लियर है? अब वही वाली बात आ जाती है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो क्या सर गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट भी है या स्टेट गवर्नमेंट है, तो क्या ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट को हनन करे? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो सर क्या फंडामेंटल राइट, तो इट मींस फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट हो गए, क्योंकि कोई केंद्र राज्य यानी कि ये ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट को हनन करे। ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकता राज्य। तो फंडामेंटल राइट क्या हो गए? एब्सोल्यूट हो गए। लेकिन प्यारे साथियों, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। केंद्र सरकार यानी कि संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके केवल फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ है तो फंडामेंटल राइट्स को फिर नहीं हटाया जा सकता। फिर कोई भी निकाय कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है।
चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा आर्टिकल 12 और 13। और आर्टिकल 12 13 ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यू के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है सिर्फ मेंस में होते हैं। तो आपने प्रीलिम्स में कभी 12 और 13 से क्वेश्चन नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी आपको समझाना, आपके दिमाग में यह बात ना रहे कि 12 13 कहां चला गया, समझाना मेरा फर्ज था। मैंने बड़े अच्छे से आपको 12 और 13 एक्सप्लेन किया है। अब आगे बढ़ेंगे, समानता का अधिकार 14 से 18 है। चलिए, तमन्ना जी कह रहे हैं यदि हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है तो क्या होगा। ये सब बातें हम बिल्कुल अभी करेंगे। थोड़ी देर बाद हमारी यही सब बातें आएंगी कि मेरा अधिकार है, मेरा मूल अधिकार है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं, वाक कर सकता हूं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं, लेकिन मेरी स्वतंत्रता इतनी ना हो, ये मैं अगर स्वतंत्रता मेरी है तो ये मेरी स्वतंत्रता इतनी अधिक आगे ना बढ़ जाए कि दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा पड़ जाए। क्लियर है। तो हर मेरी जो स्वतंत्रता है, मेरी जो लिबर्टी है, उन सभी के साथ कुछ ना कुछ अपवाद हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि मैं किसी को भी जाके गाली देना शुरू कर दूं। मेरी गाली देने से दूसरे की स्वतंत्रता में दिक्कत हो जाएगी। ठीक। भारत के अंदर विचरण करने की स्वतंत्रता, तो बेटा भारत के अंदर विचरण करने की स्वतंत्रता आती है। विचरण करने से मेरा मतलब यह नहीं कि मैं किसी के दूसरे के घर में ही घुस जाऊं कि भैया आर्टिकल 19 जो है मुझे स्वतंत्रता देता है, मैं कहीं भी विचरण कर सकता हूं ना। ठीक। तो प्रत्येक स्वतंत्रता के साथ कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस भी हम यहां पर पढ़ेंगे। आपने अभी तक फंडामेंटल राइट सिर्फ रटे होंगे। अगर आपको 12 से 35 तक आर्टिकल याद होंगे तो वो सिर्फ रटे हुए होंगे। और आजकल एग्जाम का ट्रेंड ऐसा आ रहा है, रटे हुए पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यहां से जो है आपको कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें आर्टिकल रटना नहीं है, सिर्फ आर्टिकल याद करने के लिए आप मेरी क्लास नहीं ले रहे हैं, आपको इनको बड़ी डिटेल से पढ़ना है। तो बड़े ध्यान से एक एक चीज को चलिए। तो आर्टिकल 12 और 13 हमने देखे। 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है और बताया गया है कि राज्य कितना वास्ट है। राज्य के अंदर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय निकाय और अदर एजेंसीज भी आती हैं। 13 ने कहा है कि राज्य द्वारा बनाए गए कोई भी कानून, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। अगर राज्य ने ऐसा कोई कानून बनाया है तो उस कानून को शून्य माना जाएगा। इसके बाद प्यारे साथियों, जल्दी से आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। इसके बाद हम पढ़ते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी 14 से शुरू होगा और 18 तक जाएगा। चलिए, तो एक एक आर्टिकल को हम यहां पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 कहता है राज्य मतलब विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष यानी कि कानून के समक्ष समानता है। आर्टिकल 14 हो या आर्टिकल 15 हो या 16 हो या 17 हो या 18 हो, सभी के सभी आर्टिकल जो है समानता की बात करेंगे। ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? सभी बात तो समानता की कर रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, इस बात को हम बड़ी गहराई से अभी यहां पर देखेंगे। चलिए, तो आर्टिकल 14 की बात करते हैं, विधि के समक्ष समानता या विधियों को समान संरक्षण। दूसरी बात इसमें आती है विधियों को थोड़ा सा छोटा लिखना है ताकि यहां पर समझा पाऊं। विधि के समक्ष समानता या विधियों को समान संरक्षण। दो शब्द यहां पर बन रहे हैं प्यारे साथियों, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि ब्रिटिश ओरिजिन है, ब्रिटेन से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
जो कि यूएसए से लिया गया है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, दोनों का मतलब सेम है, तात्पर्य सेम है, बस थोड़ा सा मामूली सा अंतर है, उसी को हम देखेंगे। तो आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 कहता है सभी व्यक्तियों के लिए, यानी कि सभी व्यक्ति, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, कानून के समक्ष सभी समान हैं, कोई भी कानूनों से ऊपर नहीं है, यानी कि जो शासन है वो कानूनों का है, व्यक्ति का नहीं है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष सभी समान है, चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गवर्नर हो, राज्यपाल हो, कोई भी कानूनों से ऊपर नहीं है, कानूनों के लिए सभी क्या है, समान है। ठीक, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की यह बात करता है। ठीक, वहीं दूसरा करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि सभी कानूनों को समान संरक्षण दिया गया है। तो यह थोड़ा सा नेगेटिव सेंस देता है और यह थोड़ा पॉजिटिव सेंस देता है। तो यहां से इतना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी बिफोर लॉ वर्ड का प्रयोग हुआ है, अगर आप देखें इसी लैंग्वेज में आपको मिलेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो प्रयोग हुआ है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों को समान संरक्षण का प्रयोग हुआ है, वो हमने यूएसए के संविधान से लिया है। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष सब समान है, कोई विधि से ऊपर नहीं है, चाहे वह राष्ट्रपति या कोई भी हो। लेकिन कुछ अपवाद भी यहां पर मिलते हैं। अपवाद इन द सेंस कि भैया अगर किसी व्यक्ति को लॉज से ऊपर नहीं रखा है, लेकिन कुछ पदों को स्पेशल प्रेफरेंस दी गई है, जैसे राष्ट्रपति का पद है या राज्यपाल का पद है, इस पद को प्रेफरेंस है, व्यक्ति को नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति इस पद पर बैठेगा तो उसे वो प्रिविलेजेस, वो विशेष अधिकार मिलेंगे। ठीक है, तो पद को विशेष अधिकार है, व्यक्ति को नहीं। तो ध्यान से देखना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो लॉ के यानी कि विधि के समक्ष सब समान है। ठीक है, ऑल पर्सन से मेरा मतलब है चाहे वो सिटीजन हो, या विदेशी हो, चाहे वो सिटीजन हो या विदेशी हो, ऑल पर्सन। तो आर्टिकल 14 जो है सभी के लिए है, नागरिकों के लिए भी और अन्य व्यक्तियों के लिए भी। तो हम जब ये मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे तो हम क्लास में देखेंगे कि कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं और कौन से ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 14 फिर से दोबारा से देखते हैं प्यारे साथियों। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, जो कि ब्रिटेन ओरिजिन का है। दूसरा है विधियों को समान संरक्षण, सभी कानूनों को समान संरक्षण है। ये हमने यूएसए के ओरिजिन से लिया है। तो कुल मिला के इनका सेंस एक ही निकलता है कि भैया भारत में जो है कानूनों का शासन है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई भी कानून से अलग नहीं ट्रीट किया जाएगा, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर जो है कानून है और सभी को कानून के अनुसार ही काम करना होगा। तो आर्टिकल 14 में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि सभी पर्सन, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ। तो दो वर्ड्स आप लिख लेना, विधि के समक्ष समानता, विधियों को समान संरक्षण। चलिए, तो आर्टिकल 14 हमने देखा। तो प्यारे साथियों, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब इक्वल हैं, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। कानून के आगे सभी क्या हैं, समान हैं। तो समानता की बात होती है और ऑल पर्संस के लिए है। गौर करने की बात यह है, ये ऑल पर्सन के लिए है। चलिए, इसके बाद आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 15 केवल नागरिकों के लिए है, सिटीजन के लिए। गौर करने की बात यह है, आर्टिकल 15 सिर्फ नागरिकों के लिए है, सिर्फ सिटीजन के लिए है। तो अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 15 सभी व्यक्तियों के लिए है कि नागरिकों के लिए, तो आप कहेंगे आर्टिकल 15 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि 14 सभी पर्सन के लिए है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो। तो आर्टिकल 15 कह रहा है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। बहुत देखिए हिंदी में भी आएंगे, अभी जल्दी से ध्यान से देखना है। आर्टिकल 15 कह रहा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। केवल किन ग्राउंड पर? इन 5 ग्राउंड का जिक्र हुआ है। रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जल्दी से हिंदी में अगर आप सुनना चाहें तो हिंदी में सुनना। अब क्लास आज इतना डिस्टर्बेंस हुआ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है टेक्निकल, कुछ कभी कुछ गायब हो जा, कभी कुछ गायब हो जा। चलो क्या अब राइट टू इक्वालिटी। चलिए प्यारे साथियों, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, शायद मैं आपको नहीं विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो हम पार्ट 3 का जो बचा हुआ शेष भाग है वो कल की क्लास में करेंगे। 4 बजे क्लास होगी, ठीक है। तो आज जो हमने भाग 3 का बेसिक पॉइंट्स थे वो कवर किए। अब जो राइट टू इक्वालिटी या राइट टू इक्वालिटी के बाद राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार या अधिकार, ये सभी चीजें हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज आप इतना ही कर लीजिए, कल आगे बढ़ेंगे। तो नो सिग्नल वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।